तो अगला है अपना टॉपिक पशुपालन तथा डेयरी। तो पशुधन कृषि जीवीए में योगदान दे रहा है 30.23% का। पशुधन का भारत के कुल जीवीए में योगदान है 4.66% का। और पशुधन का कुल भारत के जीवीए में योगदान जो इस वर्ष रहा है वो रहा है 5.50 का। तो अपन को याद रखना है, एक तो कृषि के जीवीए में योगदान पशुधन का है 30.23 और भारत के जीवीए में है 5.50। फिर 14 से 2023 तक स्थिर मूल्य पर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हुई है पशुपालन और डेयरी में कितनी 7.38 की। फिर पशुधन के क्षेत्र में जीवीए में वृद्धि हुई है कितनी 5.02% की। फिर पशुधन में कार्यबल कितना है तो 6.45। मत्स्य पालन जो 22-23 में कितना योगदान दे रहे हैं 7.25 योगदान, ठीक है। और मत्स्य पालन 2014-15 से 2022-23 तक कितनी चक्रवृद्धि वृद्धि से बढ़ा है 8.9 से। तो मत्स्य पालन था कितना 7.5 का योगदान, सॉरी 7.25 का। मत्स्य पालन का चक्रवृद्धि वृद्धि रही है 8.9। फिर 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन कितने हैं 538.76 मिलियन। कुल पशुधन में 4.82% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि मिथुन में हुई है और सर्वाधिक कमी याक में हुई है। फिर दूध उत्पादन प्रथम स्थान पर है विश्व में और भारत 25% योगदान दे रहा है विश्व का। अंडे उत्पादन में द्वितीय है और 7% योगदान है। मांस उत्पादन में 5वें स्थान पे है, विश्व में हमारा 3% योगदान है। फिर भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है 459 ग्राम 459 ग्राम्स प्रतिदिन इतनी है प्रति व्यक्ति। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन अब देख लेते हैं कुछ पहल, जिसमें शुरुआत हुई दिसंबर 2014 में। राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना एक उप योजना है। और आगे देखते हैं अपन, लक्ष्य स्वदेशी गाय की नस्लों का विकास तथा संरक्षण करना है। लाभार्थी लघु सीमांत किसान विशेष रूप से महिलाएं, ठीक है। फिर 2021 में अगले 5 वर्ष के लिए 2400 करोड़ रुपए के पुनः व्यवस्थित कर यह मिशन शुरू किया गया है, तो वापस से इसको दिए गए हैं। फिर अवधि 21-22 से 25-26 तक वित्तीय सहायता कितनी, भाग लेने वाले किसानों को प्रति आईवीएफ गर्भावस्था के लिए 5,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। गुणवत्ता युक्त सीमन को बढ़ावा देने हेतु नस्ल गुणन फार्म की स्थापना हेतु 50% का योगदान दिया जाएगा। और फिर अन्य घटकों हेतु 100% अनुदान। फिर प्रमुख घटक क्या हैं तो उच्च आनुवांशिक योग्यता और जर्म प्लाज्म की उपलब्धता, एआई कवरेज, स्वदेशी नस्लों का विकास संरक्षण, कौशल विकास, किसानों को जागरूक बनाना, मवेशियों और भैंसों के विकास हेतु अन्य गतिविधियां। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो मत्स्य क्षेत्र के संधारणीय विकास से नीली क्रांति लाना। अवधि है 2020-21 से 24-25 तक। उद्देश्य मत्स्य क्षमता का दोहन, अवसंरचना विनियम सुधार, किसानों की आय में वृद्धि। फिर लाभ क्या है, मछुआरों का सर्वांगीण विकास, मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों ईपीएफओ का गठन। फिर फिशिंग हार्बर और लैंडिंग केंद्रों का विकास, मत्स्य नौकाओं को बीमा कवर प्रदान करना, स्टार्टअप इंक्यूबेटर नवाचार को बढ़ावा। फिर लाभार्थी क्या है, मछुआरे, मछली कृषक, मछली विक्रेता, श्रमिक, मत्स्य सहकारी समितियां, संघ आदि। फिर पशुपालन अवसंरचना कोष, ये क्या है तो 2020 में 15,000 करोड़ रुपए के बजट से गठन किया गया है। फिर अगला है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तो उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करने तथा खाद्य आहार एवं पारा विकास, कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर पालन में सुधार है। फिर आगे देखें तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसका है खुरपका व मुंहपका रोग तथा ब्रूसेलिस, तो ब्रूसोलिसिस को नियंत्रण करने हेतु 100% टीकाकरण 2030 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है अपन ने, ठीक है। फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, लक्ष्य है दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना। अवधि है 2021 से 2025-26 तक। घटक है गुणवत्तापूर्ण दूध जांच उपकरणों हेतु अवसंरचना निर्माण, प्राथमिक शीतलन सुविधा और गांवों के दूध उत्पादन को बाजार से जोड़ने हेतु डेयरी अवसंरचना का सृजन करना। जीका द्वारा सहायतित घटक है।
ये वाला जो गांवों के दूध उत्पादन को बाजार से जोड़ने वाला। फिर डेयरी प्रसंस्करण व अवसंरचना विकास कोष। तो दुग्ध लक्ष्य क्या है? दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिक बनाना। और कार्यान्वयन एजेंसी है एनसीडीसी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। और कोष की स्थापना नाबार्ड के साथ की गई। दुग्ध संघ, राज्य डेयरी संघ और दुग्ध उत्पादक कंपनियां उधार करता है इसके। फिर वित्तीय सहायता क्या है? 6.5 की दर से सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करना। पुनर्भुगतान हुआ 2030-31 तक। फिर खाद्य प्रसंस्करण। तो जीवीए वृद्धि। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जीवीए 2013-14 में 1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 1.92 लाख करोड़ हो गया। वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में विनिर्माण में जीवीए इस क्षेत्र का योगदान 7.66 रहा। तो कितना? 2022-23 में विनिर्माण में जीवीए में इस क्षेत्र का योगदान। ठीक है, तो विनिर्माण के अंदर जो खाद्य प्रसंस्करण है उसका योगदान 7.66। ठीक है, फिर आगे चले रोजगार। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित विनिर्माण में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक हैं और इसमें कुल रोजगार में 12.2% का हिस्सा है संगठित क्षेत्र में। फिर निर्यात। निर्यात देखें तो भारत के कुल निर्यात का 11.7% था। ठीक है, जो कि अब कितना हो गया है? 14 अभी अभी हो गया है कितना? 23.4% हो गया है। तो प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात हिस्सेदारी। तो निर्यात मूल्य कितना था इसका? अभी कितना हो गया निर्यात मूल्य? कृषि खाद्य निर्यात मूल्य हो गया है 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो कुल निर्यात का 11.7। और खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात हिस्सेदारी है 23.4। और पिछली 8 वर्षों से स्थिर कीमत पर इसकी औसत वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है? 5.35। ठीक है, फिर फल सब्जी चीनी का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, फल सब्जी चीनी का। फिर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्था खोले गए कहाँ पे? कुंडली हरियाणा और तंजावुर तमिलनाडु। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता संस्थान। फिर पहल क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा। तो 3 मई 2017 को शुरू हुई। खेतों से लेकर खुदरा बाजार तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आधुनिक अवसंरचना निर्माण करना। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे न केवल देश के अंदर इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को गति प्राप्त होगी बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में, आय को दुगना करने में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सर्जन करने में, कृषि उपज की बर्बादी कम करने में, प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम होगा। फिर शामिल योजनाएं क्या हैं? तो मेगा फूड पार्क्स, एकीकृत प्रशीतित श्रृंखला, मूल्यवर्धन अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण व परिरक्षण सृजन क्षमताओं का सृजन। फिर खाद्य संरक्षण संरक्षण और गुणवत्ता व आश्वासन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज सृजन योजना, मानव संसाधन व संस्थान। फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना पीएमएफएमई, अवधि थी 2020-21 से 24-25। नोडल बैंक था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उद्देश्य है मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उपायों के विकास हेतु वित्तीय, तकनीकी व व्यावसायिक सहायता। फिर लाभार्थी हैं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और उत्पादक सहकारी समितियां। फिर लक्ष्य क्या है? मौजूदा 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां। पूंजीगत निवेश के लिए परियोजना लागत का 35% या अधिकतम 10 लाख तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी। तो परियोजना लागत का तो 35% या फिर अधिकतम 10 लाख। फिर कार्यशील पूंजी व लघु उपकरणों की खरीद हेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप को सदस्य को 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी। और गोदाम, शीतघर, पैकेजिंग, प्रयोगशाला सहित सामान्य अवसंरचना हेतु 35% तक कितने क्रेडिट लिंक अनुदान दिया जाएगा। फिर ब्रांडिंग व मार्केटिंग हेतु परियोजना लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। इसमें एक जिला एक उत्पाद तथा आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्र का हिस्सा है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 और अन्य राज्यों के लिए 60। फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक योजना।
तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2021 को 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्वीकृति दी। ये राशि 2021-22 से 26-27 तक योजना के कार्यान्वयन के लिए खर्च की जाएगी। इस योजना में 3 घटक हैं। कौन-कौन से? 4 प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के अभिनव जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना, फिर भारतीय ब्रांड के लिए विदेशों में ब्रांडिंग तथा उनकी बिक्री का समर्थन करना। फिर मुख्य विशेषता क्या है? तो 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना। फिर पहला घटक है 4 मुख्य खाद्य उत्पाद खंडों अर्थात रेडी टू कुक, रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ जिसमें मिलेट्स उत्पाद भी शामिल संबंधित है। दूसरा घटक है मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भवों को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन से संबंधित है। तीसरा क्या है? विदेशों में भारतीय ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए योजना में स्टोर ब्रांडिंग, सेल्फ स्पेस रेटिंग, मार्केटिंग के लिए आवेदक संस्थाओं को अनुमोदन देने की परिकल्पना की गई है। फिर ये स्कीम 2021-22 से 26-27 6 वर्ष की अवधि में लागू की जाएगी। फिर मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों के लिए PLI योजना। तो 2022-23 में उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना से बची हुई धनराशि का उपयोग करते हुए 800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई। ठीक है। यह योजना उन खाद्य विनिर्माण संस्थाओं का समर्थन करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता को बढ़ाती है जो अपनी प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार करने के इच्छुक हैं। विशिष्ट पहचान वाले भारतीय ब्रांडों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। वैश्विक बाजार में भारतीय खाद्य ब्रांडों की उपस्थिति का विस्तार करते हैं, रोजगार के अवसर मुहैया करा रहे और किसानों को अधिक आमदनी सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है? तो ये 2018-19 से शुरू हुआ। टमाटर, आलू, प्याज, टॉप की कीमतों को नियंत्रित करना 3 से बढ़ाकर 22 कर दिया। और नोडल एजेंसी नाफेड आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे टॉप टू टोटल बनाया जाए अर्थात सब्जियों और फलों तक विस्तारित किया गया। 6 माह हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तहत फंड है 500 करोड़। फिर कृषि उड़ान 2.0 तो इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित जल्दी खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन आधारित है। अगस्त 2020 से शुरू हुई 53 हवाई अड्डों पर केंद्रित किया जाएगा और लाभ घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच तथा उत्पादों की बर्बादी में कमी करेगा। तो इसका ये लाभ है। ठीक है।